बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर सामा अशफाक और आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी ऑफ रिमेटिक फीवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो आज हमारे टॉपिक के अंदर हेडिंग है वो क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ रिमेटिक फीवर, ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन के एक मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि ड्यूरेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा पैथोजेनेसिस क्या है, साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू रिमेटिक फीवर एक्यूट अटैक में साइन सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं और क्रॉनिक अटैक में साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो लॉन्ग टर्म बाद अपीयर होती हैं। ठीक है, लाइक स्कारिंग जो है इट टेक्स टाइम, तो वो अपीयर होती है काफी देर बाद। ठीक है, तो इसलिए उसको हमने डिवाइड किया है क्रॉनिक अटैक में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। तो व्हाट इज एक्यूट रूमेटिक फीवर? ठीक है, एक्यूट रूमेटिक फीवर इज डिवाइडेड इनटू एक्यूट अटैक ऑफ रूमेटिक फीवर, वो सिम्टम्स जो इमीडिएटली अपीयर हो रहे हैं वो हमने इन्वॉल्व करते हैं इन द एक्यूट अटैक्स एंड दो सिम्टम्स दैट अपीयर आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस उनको हमने इन्वॉल्व करते हैं इन द क्रॉनिक अटैक्स। अब होता क्या है कि एक्यूट अटैक सिंपल सी बात करते हैं रूमेटिक फीवर। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने इसको रूमेटिक फीवर क्यों कहा है। रूमेटिक का वर्ड होता है यूज फॉर रिलेटेड टू द स्केलेटल मसल्स एंड स्केलेटन। ठीक है, बोन से रिलेटेड टर्म यूज होता है, बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड ये टर्म को हम यूज करते हैं। तो इसमें जो है रूमेटिक फीवर में जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है रूमेटिक का वर्ड। एंड सेकेंडली देयर इज आल्सो फीवर। हम देखेंगे फीवर क्यों होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट रूमेटिक फीवर के एक तो ये जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है एंड सेकेंडली देयर इज फीवर। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि रूमेटिक फीवर इज एक्चुअली multiple complications in an individual that has suffered from an infection या sore throat caused by group A beta hemolytic streptococcus। ठीक है, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस या that involve multiple tissues in an individual that has suffered from an previous infection of sore throat caused by streptococcus। अब इसमें हमने ड्यूरेशन का पॉइंट क्या लिखा है कि जो ये कॉम्प्लिकेशंस है ये पेशेंट को सोर थ्रोट हुआ है उसके साथ ही कॉम्प्लिकेशन ये भी हो जाती है। सोर थ्रोट होने के 2 to 3 वीक्स के बाद इट टेक्स 2 to 3 वीक्स टू डेवलप दिस कॉम्प्लिकेशन। व्हाई? क्योंकि these complications जो है, ये जो complications है ये है डिपेंड ऑन द अटैक ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज बाय द एंटीबॉडीज। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो रही हैं ड्यू टू अटैक ऑफ द एंटीबॉडीज ऑन डिफरेंट टिश्यूज एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज रिक्वायर टाइम अबाउट 3 to 4 वीक्स। ठीक है, अब क्योंकि एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को 3 to 4 वीक्स लग रहे हैं तो इसलिए रूमेटिक फीवर डेवलप होने में भी 2 to 3 वीक्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन multiple complications, what is the duration? Okay, it takes time about 2 to 3 weeks because the production of antibodies require time। अब आते हैं पैथोजेनेसिस पे। अब होता क्या है, एक पेशेंट है, ठीक है, अब होगा क्या कि जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस है, इस स्कीमेटिक डायग्राम में जस्ट सपोज दिस इज द थ्रोट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, फेरिंग्स और फेरिंग्स। ठीक है, तो क्या होता है बीटा हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस जो है यहाँ पे आके अटैच होता है एंड कॉजेस स्ट्रेप्टोकोकस। अब क्या होगा जब बैक्टीरिया यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो उसके खिलाफ इम्यून हेडक्वार्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, तो क्या होगा इम्यून हेडक्वार्टर्स start producing antibodies। ठीक है, start producing antibodies। अब होता क्या है कि about 90% केसेस में क्या होगा कि एंटीबॉडीज ओनली अटैक these bacteria। about 90% people antibodies only attack these bacteria, but in about 3% individual these antibodies also attack various tissues of the body। ठीक है, which are vulnerable to the infection, like family history हो सकती है, उनमें कोई जेनेटिक abnormalities हो सकती हैं। ठीक है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं वो पेशेंट्स। तो क्या होता है कि 97 में तो उसने सिर्फ थ्रोट पे बैक्टीरिया पे अटैक किया, लेकिन 3% इंडिविजुअल में उसने टिश्यू पे अटैक किया। अब होता क्या है कि जब वो टिश्यूज पे अटैक करते हैं तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे वो हम आगे देखते हैं।
अब इसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इज द मॉलिक्यूलर मिमिक्री। अब होता क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस के वेरियस मैकेनिज्म है, ठीक है, लाइक क्लोनल डिलीशन ना हो, मतलब जस्ट ऐसे सेल्स जो कि बॉडी के ही एंटीजन से अगेंस्ट बने हैं उनको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। सेकेंडली एक होता है ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री, और एक होता है कि ना कुछ एंटीजन है वो हमारी जो हमारे एंटीजन है हमारी बॉडी में लाइक इन द लेंस वो ना ब्लड से थ्रू आउट द लाइफ टाइम एक्सपोज नहीं होती, तो जब वो एक्सपोज होती हैं टू द ब्लड तो उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होता है। एंड दिस वन इज द मॉलिक्यूलर मिमिक्री, मतलब कि जो है ना पैथोजन है, ठीक है, समझे, दिस इज द बैक्टीरिया, इसकी जो एंटीजन है ना वो सिमिलर है एंटीजन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो जब इन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी तो एंटीबॉडी इस पे तो अटैक करेगी, इसके अलावा और भी जहां पे ऐसी एंटीजन होगी उस पे भी अटैक करेगी, मतलब मॉलिक्यूल मिमिक्री, ठीक है, मतलब एंटीजन इसको समझे एंटीजन है वो मिमिक कर रही है, ठीक है, सेम एंटीजन्स इन द बैक्टीरिया एंड द ह्यूमन। तो अगर इस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडीज बनेगी तो उस टिश्यू के ऊपर जो एंटीजन है उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनेगी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है, तो बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है नॉर्मली बट दे आल्सो अटैक द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। The next point is the sign and symptom, तो उसके लिए निमोनिक का आपने याद रखना है जॉन्स क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अलावा एक और कि सिंस बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, सोर थ्रोट इन्फेक्शन है, तो क्या होगा, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ साइटोकाइन्स। तो यहाँ पे आपका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। साइटोकाइन्स एक्ट इन द ब्रेन, मतलब साइटोकाइन्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पायरोजेंस दैट एक्ट इन द ब्रेन इन द हाइपोथैलेमस एंड कॉजेस फीवर, ठीक है, मतलब जब भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर होता है, क्यों, क्योंकि these cytokines are responsible for the production of pyrogens and these pyrogens act in the hypothalamus and causes fever. Secondly, these cytokines act in the liver, stimulate the production of C-reactive proteins. ये जो C-reactive protein होती है ये क्या करती हैं, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर आके जुड़ती हैं, ठीक है, ऐसे करके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जुड़ती हैं। अब जब ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जुड़ती हैं तो दे मेक द रेड ब्लड सेल्स स्टिकी। अब जब रेड ब्लड सेल्स स्टिकी होते हैं तो एक दूसरे के साथ कॉलम्स बनाते हैं। आप जब इस पेशेंट का ईएसआर करेंगे, क्योंकि अब रेड ब्लड सेल ज्यादा स्टिकी हो गए हैं तो ईएसआर विल बी रेज, ठीक है। ईएसआर क्या होता है, सेगमेंटेशन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो क्या होगा, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो अब स्टिकी हो चुके हैं तो दे विल सेडिमेंट सून, ठीक है, तो सेडिमेंटेशन रेट विल बी इंक्रीज क्योंकि सी एक्टिव प्रोटीन मेक द रेड ब्लड सेल स्टिकी। तो यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट था whenever there is inflammation and infection। अब आते हैं हम जॉन्स क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉइंट्स पे क्या इफेक्ट है। तो आपने याद रखना है कि जो जॉइंट्स होते हैं ठीक है, तो दिस इज मतलब जॉइंट कैप्सूल है और इसके अंदर क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो एंटीबॉडीज विल अटैक these synovial membranes, ठीक है, when antibodies attack these synovial membrane it leads to arthritis, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो वर्थ मेंशनिंग है कि आर्थराइटिस और आर्थराल्जिया में क्या फर्क है। whenever there is arthritis तो signs of inflammation like पेन होगी इस पेशेंट को, वो एरिया रेड हो जाएगा और इसके अलावा वो जॉइंट जो है वो swollen हो जाएगा, ठीक है। बट आर्थराल्जिया इज ओनली द जॉइंट पेन, सो यू should know about the difference between the arthritis and arthralgia. Arthralgia is only the joints pain, but arthritis is the swollen, red and painful joints. So antibodies attack the synovial membrane causing arthritis. अब इस arthritis किसी के जो मतलब कह लें कि significance point क्या है कि एक तो ये है polyarthritis, मतलब it involves various joints, knee joints, wrist joint, elbow joint, shoulder joints, ठीक है। And secondly it is migratory, ठीक है। अब क्या है migratory polyarthritis, एक तो it involve various joint and secondly it is migratory, मतलब कि पहले की समझे इसने पहले ना मेरे wrist joint को और elbow joint को इन्वॉल्व किया, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा, wrist joint and elbow joint will मतलब recover, ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगा,
बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। एंड देन इट इन्वॉल्व द नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट, ठीक है। इस तरह ये माइग्रेट करता है डिफरेंट जॉइंट्स में। तो इस तरह polyarthritis क्योंकि it involves various joint and migratory because it migrates in the different joints of the body and it attack मतलब क्या होता है antibodies attack the synovial membrane causing inflammation and arthritis। हार्ट के बारे में हम एंड पे पढ़ेंगे। इसके अलावा आते हैं नोड्यूल्स पे। अब होता क्या है, ये स्किन है, ठीक है। इसके इसके नीचे क्या होता है, subcutaneous fat, ठीक है। These antibodies attack the subcutaneous fat, ठीक है। जब उस पे अटैक करेंगे तो उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, तो these fat मतलब सिंपल सी बात है, इन्फ्लेमेशन होगी तो वो फैट जो होगा वो स्वॉलन होगा। जब वो स्वॉलन होगा तो हमें यहाँ पे नोड्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है। ऐसा करके मतलब ये स्वॉलन हो रहे हैं तो ये नोड्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल नजर आएंगे। क्यों? ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ दीज subcutaneous fat due to inflammation. So subcutaneous nodules, erythema, marginate। अब ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कि just imagine this is the skin, ठीक है। Antibodies also attack different tissues, मतलब also attack the skin, ठीक है। जब वो स्किन पे अटैक करती है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रैशेस लाइक, मतलब रैशेस लाइक लीजन होती है, ठीक है। इस तरह की ना लीजन अपीयर हो जाती है पूरी, मतलब स्किन के ऊपर ना दिस टाइप ऑफ लीजन अपीयर हो जाती है, रैश की तरह की होती हैं, रेड कलर की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देयर इज हीलिंग फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल। अब जब सेंट्रल टू पेरिफेरल हीलिंग होगा तो क्या होगा, दिस एरिया विल हील, ठीक है। अब जब सेंट्रल से पेरिफेरल की तरफ हीलिंग हो रही है, द सेंट्रल एरिया विल हील, और जो पेरिफेरल एरिया होगा, जो मार्जिन होंगे वो रेड रहेंगे। तो उस वजह से कैसी अपीयरेंस होगी, ये ऐसे करके बन जाएगी अपीयरेंस, ठीक है। अब अरिथीमा का मतलब क्या होता है, रेड, और मार्जिनेटिव का मतलब होता है एट द मार्जिन। तो ये खुद देखें, रेडनेस एट द मार्जिन वेयर द सेंट्रल एरिया इज नॉर्मल, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले पूरा रेड था, उसके बाद सेंट्रल एरिया हील किया तो सेंट्रल जो था अब वो नॉर्मल है, नॉर्मल स्किन की तरह का हो गया, एंड मार्जिन्स पे क्या है, रेडनेस है। अब जब मार्जिन्स पे रेडनेस होगी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, मार्जिन्स पे रेडनेस होगी तो उसको हम कहते हैं एरिथेमा। तो इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, मतलब सेकंड लास्ट, वो क्या है, एस। तो एस पे क्या है, सेंडनहेम कोरिया, ठीक है। एंटीबॉडीज अटैक एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया। जब बेसल गैंग्लिया की इन्फ्लेमेशन होती है तो मोटर डिसफंक्शन होता है। अब यहाँ पे कोरिया का मतलब क्या है कि ऑल द मोटर प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द बेसल गैंग्लिया। whenever the basal ganglia is affected, these motor programs leak out of the basal ganglia, and when these motor programs are leak out of the basal ganglia, ठीक है, then what happen, they are uncoordinated, jerky and unwanted movements of the eye। देर आर अनकोऑर्डिनेटेड जर्की एंड अनवांटेड मूवमेंट, मतलब पेशेंट ऐसे बैठा था अचानक ऐसे ऐसे होने लग गया, ठीक है, मतलब वो मूवमेंट चाहिए नहीं थी लेकिन वो हो रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब मूवमेंट हो रही है, तो इसको कहते हैं कोरिया, जर्की है, ठीक है। तो सिंगल हैंड कोरिया ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया। अब हम लास्ट पॉइंट करते हैं जो कि है